हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोनागो वाक़यात, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वतें हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। घोड़सवारी में इसे कमाल है हासिल खान साहब, लेकिन चौगान तो आप ही इसे सिखाएंगे। चुनाचा ये आज से आपकी शागिर्दी में है, प्रिंस जोगिंदर ने कहा और खान साहब गर्दन हिलाने लगे। वो कुछ इस तरह से हवास बागता हुए थे कि अभी तक उनकी शक्ल दुरुस्त नहीं हुई थी। मैंने खान साहब के हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं आपका एक होनहार शागिर्द साबित होऊंगा खान साहब। मुझे इस खेल से गहरी दिलचस्पी है, आप मुझे ये सिखा दीजिए। मियाँ, अगर इसके बाद तुमने चौगान भी हमसे अच्छा खेल कर दिखाया तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इससे कबल हम शाही लोगों को चौगान सिखाते रहे हैं, बड़े बड़े शहजादे हमारे शागिर्द हैं, मगर भाई घोड़े की ये दुर्गत बनाने वाला शागिर्द हमने पहली बार देखा है। हमें तो डर ही लगता है तुमसे। बहरहाल कल सुबह से शुरू कर दो, अल्लाह मालिक है, हमारी इज्जत तो अब अल्लाह ही के हाथ में है। खान साहब ने मुझे कुछ इस अंदाज में कहा कि मैं भी अपनी हंसी ना रोक सका। बहरतौर खान साहब से मामला तय हो गए। दूसरे दिन मैंने पोलो खेलना शुरू कर दिया। बिलाशुबा घोड़सवारी ही मुझे मिश्क थी और घोड़े की पुश्त पर इस तरह बैठ सकता था कि उसके बदन का ही एक हिस्सा बन जाता। लेकिन पोलो के खेल से मुझे वाकफियत नहीं थी और इस सिलसिले में मैंने खान साहब को दिल से अपना उस्ताद मान लिया। खान साहब पोलो के जबरदस्त खिलाड़ी थे। उन्होंने शक मेरे हाथ में देकर मुझे गेंद संभालना सिखाया और उसके बाद मैं इस दिलचस्प खेल में इस तरह मगन हुआ कि मेरा दिल चाहता कि हर वक्त पोलो ही खेलता रहूं। प्रिंस जोगिंदर ने जिस तरह मुझे संभाला था, मैं इस पर गौर करता तो शदीद हैरत होती थी। एक साधु के बेस में मुझे एक छोटे स्टेशन पर मिला था। मेरी चाय और बिस्कुटों के 14 आने उसने अदा किए थे। अगर वो ना मिलता तो पता नहीं मैं कहाँ होता। मारपीट के इल्जाम में किसी जेल खाने में बंद होता या फिर किसी चोर के हत्थे। लेकिन जोगी बाबा या प्रिंस जोगिंदर ने मुझे वाकई शहजादा बना दिया था। अजीब खेल होते हैं तकदीर के। मैं पोलो खेलता रहा। तकरीबन 1.5 माह में खान साहब ने मुझे पोलो के फन में ताक कर दिया और फिर उन्होंने प्रिंस जोगिंदर पाल से मुलाकात करके कहा, देखो मियाँ, कुछ असूल हैं हमारे, हमने कभी हराम नहीं खाया। पोलो के खिलाड़ी को 6 महीने तो घोड़सवारी की मशक कराना पड़ती है और उसके बाद भी दावे से ये नहीं कहा जा सकता कि वो घोड़े की पुश्त पर इस तरह जमकर बैठेगा जिस तरह इस खेल में खिलाड़ी को जमकर बैठने की जरूरत होती है। लेकिन तुमने हमें तैयार शागिर्द दिया जो घोड़े की सवारी में सच्ची बात यह है कि हमारे भी कान काटता है। हम घोड़े को इस तरह आराम नहीं कर सकते। हमने तरह तरह के घोड़े बदल बदल कर उसे दिए हैं। पता चलता है कि घोड़े से उसका पुराना ताल्लुक है। कोई घोड़ा जो उससे सरकशी कर जाए। बाकी रहा पोलो का खेल तो मियाँ ये भी अल्लाह की देन है कि कोई इतना ज़हीन होता है कि हर काम को मिनटों में ही सीख लेता है। स्टिक पकड़ने का फन भी महीना ले जाता है, लेकिन इसने स्टिक हाथ में ली तो हम हैरान रह गए और हमें अपनी आकबत खतरे में नजर आने लगी। हमने सोचा कि अभी ये गेंद लेकर दौड़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि स्टिक पकड़ने का अंदाज भी बड़ा ही परफेक्ट था। बहरतौर इसने हमसे जो कुछ सीखा या सिखाया वो अल्लाह बेहतर जानता है। हम ये कह सकते हैं कि अब हमारी जरूरत इसे नहीं रही। क्या मतलब ये है, खिला लो, कहीं भी खिला लो, इसे किसी बड़ी टीम के साथ खिला लो। सोच लें खान साहब, परसों ही मुकाबले होने वाले हैं पोलो के खेल के और मैं इसके सिलसिले में बात भी कर सकता हूँ। कौन कौन सी टीम खेल रही है? रेजिडेंट, प्रिंस और ये दोनों टीमें परसों के मुकाबले में शामिल हैं, तो तुम इसे प्रिंस की टीम में शामिल कर दो किसी भी तरह। वो टीम कमजोर है, कमजोर टीम की तरफ से खेलेंगे तो जरा अंदाजा हो सकेगा हमें। अगर ये बात है तो फिर ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, प्रिंस जोगिंदर ने कहा और उसके बाद बात खत्म हो गई। दूसरे दिन प्रिंस जोगिंदर मसरूफ रहा। मैं हस्बे मामूल अपनी आरामगाह में अपने कामों में मसरूफ रहा और फिर शाम को प्रिंस जोगिंदर वापस आ गया। रात को हमें एक पार्टी में चलना है, उसने कहा। कहाँ है वो पार्टी? है एक जगह, तुम्हारे लिए कुछ नए लिबास लेकर आया हूँ।
शॉलन की मदद से उन्हें पहनकर मशक कर लेना बेहतर, मैंने जवाब दिया। जो लिबास प्रिंस लाया था मैंने उन्हें पहनकर देखा, आईने में देखा तो सच्ची बात यह है कि खुद को पहचान ना सका। बहुत नफीस और आला दर्जे का अंग्रेजी तर्ज का सूट था। ऐसे सूट बड़े बड़े अंग्रेज पहनते थे। मैंने उन्हें दूर ही से देखा था और मुझे उनके पहनने का कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन शॉलन की मदद से मैंने सूट पहना और अपने आप को देखकर हैरान रह गया। बहरतौर शाम को हम लोग पार्टी में चल पड़े। शालन और योकंदर मेरी बॉडीगार्ड की हैसियत से मेरे साथ थे। प्रिंस जोगिंदर मेरे नजदीक बैठा हुआ था और एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जिस पार्टी में हम शरीक हुए वो एक खूबसूरत लान पर दी गई थी। उसमें काफी लोग शरीक थे, बेशुमार अंग्रेज और बहुत से हिंदुस्तानी। प्रिंस जोगिंदर गाड़ी से उतरा तो बहुत सी निगाहें मेरी तरफ उठ गईं। उनकी निगाहों में तहसीन के जज्बात थे। मुमकिन है कि मैं उन लोगों को पसंद आया हूँ। तमाम निगाहें आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ उठती रही थी और वो सब मेरी तरफ मतवज्जा थे। मैं पुरवकार अंदाज में चलता हुआ आगे बढ़ा और प्रिंस जोगिंदर ने मेरी तरफ रुख करके कहा, कनौज शंकर पाल, मुझसे मुसाफा किया गया। तारीफ और तसीफ के कलमात अदा किए गए और फिर वो लोग मुझे लेकर चल पड़े। मुझे एक निशस्त पेश की गई। योकाहा और शाओलन के कुछ फासले पर फर्द कश किए गए थे, जहां मैंने एक अजीब सा समा पैदा कर दिया। अपनी शख्सियत के बारे में खुद इतना अंदाजा नहीं था कि लोग मुझे इतनी इज्जत देंगे और इस तरह मेरी पजीराई करेंगे। अंग्रेज लड़कियां भी मेरी तरफ मतवज्जा थीं। कुछ हिंदुस्तानी खीवातीन भी मुझे देख रही थीं। बड़ा अजीबोगरीब माहौल हो गया था। इससे पहले मैंने इस जिंदगी में कदम नहीं रखा था। ये मेरे लिए बिल्कुल ही पहला तजर्बा था। फिर मेरी मुलाकात पोलो के कुछ खिलाड़ियों से हुई। पोलो के टीमों के कोच थे रेजिडेंट और प्रिंस की टीमों की उन करता धरता को खास तौर से मदऊ किया गया था और ये पार्टी दरअसल कल के मैच के लिए थी। उन लोगों ने मुझसे मेरे बारे में गुफ्तगू की, पोलो के खेल के बारे में मेरी दिलचस्पी के लिए पूछा और मैंने कहा कि मैं भी पोलो खेलना पसंद करता हूं और इसमें थोड़ी बहुत महारत भी है मुझे। मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि परसों जो मुकाबला हो रहा है उसमें एक मेंबर की हैसियत से मुझे भी शरीक किया जाए। तो प्रिंस को कोच ने फौरन बोल उठा, किनौर, मैं आपको अपनी टीम की तरफ से खेलने की दावत देता हूं। इत्तफाक की बात यह है कि हमारी टीम का एक आदमी बीमारी की वजह से कम हो गया है और मुझे उसकी जगह पुर करने के लिए किसी की जरूरत भी थी। अगर आप हमारी टीम में खेलेंगे तो मुझे बड़ी मसरत होगी। आपने मेरे खेल देखे बगैर ये फैसला कैसे कर लिया? मैंने कहा, भाई, मैंने आपका खेल नहीं देखा, सिर्फ आपकी शख्सियत को देखा है। आपकी शख्सियत इतनी दिलचस्प है कि दिल चाहता है कि आपकी कुर्बत ज्यादा से ज्यादा हासिल की जाए। वैसे भी रेजिडेंट टीम मजबूत है। प्रिंस की टीम 5 साल से उससे हारी रही है। यूं समझा जाए कि हम अपनी टीम के नौजवानों को खिलाना सिखा रहे हैं। रेजिडेंट एक तजर्बाकार टीम है और उसके आगे हिंदुस्तान भर की कोई टीम नहीं जम सकी। आप भी अगर पसंद करें तो उसके खेल से लुत्फ अंदोज हों। मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुद भी इस खेल में हिस्सा लूं। तो फिर क्या आप प्रिंस टीम के एक मेंबर की हैसियत से कबूल करेंगे? क्यों नहीं, मेरा तो काम बन गया, प्रिंस टीम के कोच ने कहा और इस सिलसिले में मेरे और उसके दरमियान आखिरी गुफ्तगू हो गई। गोया परसों के मुकाबले में मुझे प्रिंस की टीम की जानब से शरीक होना था। मेरी मुलाकात यहाँ बहुत से लोगों से हुई। फिर आखिर मुझे राज किरण सिंह से मिलाया गया। तवीलो कामत और सुर्खो सफेद राजा किरण सिंह बिलाशुबा एक शानदार शख्सियत के मालिक थे। शक्लो सूरत से ही राजा लगते थे। उन्होंने किसी कदर हैरत से देखा और पुरमसरत अंदाज में बोले, भाई वाह, ये किनौर शंकर हैं, ये तो बड़ी शानदार शख्सियत के मालिक हैं। हमें ताज्जुब है कि हम अब तक इनसे क्यों ना मुतारफ हो सके। राजा कर्ण सिंह ने कहा और फिर मुझे लेकर एक तरफ चल पड़े। आइए किनौर, हम आपको अपनी धर्म पत्नी से मिलाएं, वो भी आपको देखकर बड़ी खुश होंगी। मैं उनके साथ चल पड़ा। जिन खातून से मुझे मिलाया गया वो हिंदुस्तानी लिबास में साड़ी में मलबूस थीं। हसीन तरीन खातून थी। चेहरे पर इतना हुस्न, इतनी मलाहत थी कि उससे निगाह ना हटे। राजा कर्ण सिंह भी पुत्र आदमी नहीं थे, लेकिन खातून तो उम्र में बहुत कम थी। ज्यादा से ज्यादा 23-24 साल की होंगी और देखने में बिल्कुल लड़की सी लगती थीं। कहाँ रहते हैं आप? आशा ने पूछा। प्रिंस जोगिंदर के साथ। हमें भी नहीं बताएंगे कि आपका ताल्लुक कौन सी रियासत से है?
ये सारे मामलात प्रिंस जोगिंदर ने अपने हाथ में रखे हैं, भला मैं उनसे इनहराफ कैसे कर सकता हूँ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बात वहीं की वहीं रही। आशावती हंसती हुई बोली, इसके सफेद सफेद दांत मोतियों की लड़ियों की मानद नजर आ रहे थे। बड़ी पुरसहर शख्सियत थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि उसे देखता रहूं, लेकिन बहरतौर इतना अहमक भी नहीं था। ये खिलाफे आदाब बात हो जाती। चुनाचा मैंने उस पर से निगाहें हटा ली। फिर हम लोग काफी देर तक गुफ्तगू करते रहे। राजा कर्ण सिंह मुझसे मेरे मशागल पूछ रहा था। मैंने उसे बताया कि अभी तक तो खेल कूद, पढ़ना और लिखना बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कौन कौन सा खेल खेल लेते हैं आप? जो भी खेलने को मिल जाए। पोलो से मुझे दिलचस्पी है। ओह चौगान, जाहिर है राजाओं महाराजाओं का खेल है। परसों आप रेजिडेंट और प्रिंस टीम के मुकाबले में आ रहे हैं। हाँ, अभी प्रिंस टीम के कोच से मुलाकात हुई थी। उसने मुझे पेशकश की कि मैं रेजिडेंट के मुकाबले में प्रिंस की टीम के साथ खेलूं। क्या आप चौगान खेल भी लेते हैं? आशावती ने पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत सीखा है, अभी मश्क नहीं है, लेकिन खुद एतमादी है और एक इतनी बड़ी टीम से खेलने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, मैंने कहा। रानी आशावती बर्कपाश निगाहों से मुझे देखती रही। काफी देर तक उन लोगों से गुफ्तगू करता रहा। फिर उसके बाद हम वहां से उठ गए। पार्टी में खाने पीने का प्रोग्राम भी था। खाने के दौरान आशावती मेरे बिल्कुल ही करीब आकर खड़ी हुई थी। कई अंग्रेज लड़कियां, जिनमें एक जोसेफाइन नामी लड़की भी थी, मुझ में दिलचस्पी ले रही थी। आशावती ने खाना खाते हुए झुके झुके अंदाज में कहा, किन्नौर साहब, आप खतरे में हैं। मैं नहीं समझा रानी जी। क्या रानी जी? रानी कह रहे हैं आप तो रानी जी कहकर मुझे बूढ़ा कह देते हैं। मेरा नाम आशा है, आप ज्यादा से ज्यादा आशा कुमारी कह ले। बेहतर तो मैं किस तरह खतरे में हूँ आशा कुमारी? इस जोसेफाइन को देख रहे हैं, वो बनूरे की तरह आपकी गिर्द मंडला रही हैं। मुझ पर मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, आप अपने खाने की तरफ मतवज्जा रहिए, वरना समझ जाएगी मैं आपको उससे होशियार कर रही हूँ। ये कौन है? एक बहुत बड़े फौजी अफसर की बेटी हैं, जोसेफाइन नाम है। आपसे तारुफ तो किया तो था, इसके बाद आपने गौर नहीं किया कि मुसलसल आप ही के इर्द गिर्द चकराती रही है। ये अंग्रेज लड़कियां बड़ी ही बेबाक होती हैं। ओह, शायद आप यकीन कीजिए मैंने गौर नहीं किया आशा कुमारी। आप जरा गौर करें और तमाशा देखें, लेकिन मैं आपको होशियार कर चुकी हूँ, कहीं किसी चक्कर में ना फंस जाएं। कैसा चक्कर? प्रेम का चक्कर, आशा कुमारी ने जहरीला मुस्कुराते हुए कहा। ओहो, अभी इन चक्करों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये फुर्सत के खेल नहीं होते, बस इंसान उन्हें खेलता ही खेल, चाहे कोई भी उम्र हो, कोई भी समय हो, आशा कुमारी ने कहा। आप इस सिलसिले में खासी मालूमात रखती हैं, हम क्या और हमारी औकात क्या? उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा। क्यों, आप रानी हैं इस रियासत की? जी ना जलाओ, बस खामोश हो जाओ, उसने आहिस्ता से कहा। अंदाज में बड़ी बेतकल्फी थी। मेरी समझ में नहीं आया कि मामला क्या है, और यूं भी मैं इन गहराइयों से ज्यादा वाकफियत नहीं रखता था। खाना खत्म हो गया। आशावती करण सिंह के साथ आगे बढ़ गई। मैं उसके बारे में सोचता रहा था। दफतन मुझे अपने अकब से एक आवाज सुनाई दी। हेलो किन्नौर, कहाँ फिर रहे हैं आप? आइए मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाऊं। ये जोसेफाइन थी, अच्छी खासी कबूल सूरत लग रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन खम कर दी। जोसेफाइन ने 3-4 अंग्रेज लड़कियों से मेरा तारुफ कराया, जिनके पता नहीं क्या क्या नाम थे, लेकिन बहरतौर शालन की तरबियत काम आ रही थी। अंग्रेजी जुबान अब मेरे लिए अजनबी नहीं रही थी। मैं उनसे रस्मी गुफ्तगू करता रहा और मुझसे मेरी रियासत के बारे में पूछने लगी। मेरी रियासत नामालूम है, बल्कि यूं समझे कि मैंने अभी तक खुद भी अपनी रियासत की शक्ल नहीं देखी। क्या मतलब खुद निकाला जाता है भाई, बताया नहीं जाता। मैंने कहा, मैंने सुना था कि आप अपनी रियासत के बारे में किसी को बताना पसंद नहीं करते, और इसके बावजूद आप पूछ रही हैं। मैंने कहा, जानना तो चाहते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी रियासत है जिसका शहजादा इतना खूबसूरत है। मैं शहजादा नहीं हूँ, एक मामूली सा आदमी हूँ। आप लोगों को गलतफहमी हुई है मेरे बारे में। मामूली आदमी अगर ऐसे होते हैं तो फिर हिंदुस्तान को मालो माल है, जोसेफाइन ने कहा। आप जो कुछ भी समझ लें, लेकिन शंकर, मैं और मेरी सहेलियां ये बात तय कर चुकी हैं कि आपको एक दिन अपने घर पर मदऊ किया जाएगा। अगर ये आप तय कर चुकी हैं तो फिर इस सिलसिले में मैं क्या कह सकता हूँ? आप वो दिन बताएं जब आप हमारे यहाँ आएंगे। इस सिलसिले में मेरे प्रोग्राम, मेरे अतालिक और
प्रिंस जोगिंदर तय करते हैं। बच्चे हैं आप? जोसेफाइन ने पूछा। नहीं, बच्चा तो नहीं हूँ। तो फिर वो आपके प्रोग्राम क्यों तय करते हैं? इसलिए कि मैं उनके ज़ैर तरबियत हूँ। मगर आपके ज़ाती प्रोग्राम तो कुछ ना होंगे। आप खुद भी तो उनसे कह सकते हैं कि आप अपने किसी प्रोग्राम से जा रहे हैं। नहीं, मैंने आज तक उनसे ये बात नहीं की और ना ही अब कहना चाहता हूँ। नहीं किनोर, अब तो आपको कहना पड़ेगा। क्यों? मैंने जोसेफाइन की तरफ भूमें उठाकर देखा। इसलिए कि मैं आपसे कह रही हूँ। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मिस जोसेफाइन, मेरी आपसे ये पहली मुलाकात है। भला आपके अहकामात मैं कैसे मान सकता हूँ? ये हुक्म नहीं, इल्तिजा है। बेहतर होगा कि आप में ये इल्तिजा प्रिंस जोगिंदर से करें ताकि मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी ना हो। गोया आप हमारे लिए किसी से जंग भी नहीं कर सकते। जंग तो मैं आपके लिए जिससे चाहे कर सकता हूँ, लेकिन प्रिंस जोगिंदर का मामला दूसरा है। मेरे मामलात में आप सिर्फ उनसे राब्ता कायम कर सकती हैं, मैंने कहा। उसी वक्त प्रिंस जोगिंदर टहलते हुए मेरे पास आ गए। आइए किनोर, मैं आपको एक और शख्सियत से मिलाऊं, उन्होंने कहा और मैं जोसेफाइन से इजाजत लिए बगैर आगे बढ़ गया। प्रिंस जोगिंदर मुझे लिए हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। मैं जानता था कि जोसेफाइन की निगाहें मेरा ताकुब कर रही हैं। प्रिंस जोगिंदर ने कहा, क्या कह रही थी यह लड़की? फजूल बातें, मुझे अपने घर मदऊ करना चाहती थी। कैसा महसूस कर रहे हो शंकर? बहुत अच्छा, बड़ी दिलचस्प जगह है ये। मुझे ये पार्टी बहुत पसंद आई प्रिंस, और मैं मसरूर हूँ। दरअसल तुम्हारे अंदर एक खुद एतमाद की है, वकार, एक बुलंदी इसकी वजह से है कि तुम खुद भी एक आला खानदान के अफराद हो। मुझे तुम्हारी इन ख्वाब पर परस्ती मसरत है शंकर। यकीन करो, तुम इस तरह काम करते रहे तो मैं अपनी जिंदगी का वो सबसे अहम मकसद पा लूंगा जिसके लिए मैं अब तक जिंदा हूँ। मैं खामोश से प्रिंस जोगिंदर की बात सुन रहा था। खान साहब को दूसरे दिन बेहद मसरूफ रहना पड़ा था। सारा दिन वह मुझे पोलो के बारे में तफसीलात बताते रहे। उन्होंने उससे बहुत से गुरों से मुझे आगाह किया था। खुद बेचारे बूढ़े हो चुके थे, लेकिन शाही चौगानबाज थे और ऐसे ऐसे खेलों में हिस्सा ले चुके थे जिसमें बड़े बड़े अंग्रेज और राजे महाराजे हिस्सा लिया करते थे। लेकिन बदकिस्मती थी कि अब दरमियान दर्जे की जिंदगी गुजार रहे थे और पोलो की कोचिंग करते थे। सारा दिन में उनसे पोलो के बारे में मालूमात हासिल करता रहा। रात को जब घर वापस आया तो कुछ लोग आए हुए बैठे थे। उनका ताल्लुक पोलो ही के खेल से था और प्रिंस की टीम के लोग थे। मुझसे गुफ्तगू की जाती रही और दूसरे दिन की तैयारियों के बारे में कहा गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। प्रिंस जोगिंदर ने हंसते हुए एक शख्स से कहा, भाई तुमने बड़ा अंधा एतमाद किया है किन्नौर शंकर पर। अगर ये तुम्हारे म्यार पर पूरे ना उतरे तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है किन्नौर शंकर। नो उम्र जरूर हैं, लेकिन हम इनमें ढके छुपे जोहर देख चुके हैं। और फिर हम सच्ची बात बताएं कि आपको रेजिडेंट से प्रिंस 5 साल से हार ही रही है। हम छठे साल में कोई खास उम्मीद नहीं रखते। हम कह चुके हैं कि हम कोहना मश्क जिस्म के खिलाड़ियों ने सीख रहे हैं और हमारी हार में हमारी जीत भी है। तब ठीक है, वरना मैं ये सोच रहा था कि कहीं तुम लोग ये ना कहो कि एक नौउमोज खिलाड़ी को तुम्हारे साथ शामिल करके हमने बुरा किया। प्रिंस जोगिंदर ने कहा। थोड़ी देर के बाद वो लोग चले गए और प्रिंस जोगिंदर ने मुझे हल्का फुल्का का पीकर सोने की हदायत की। मैं सोने के लिए लेट गया, लेकिन रात भर मेरा जहन ख्यालात की अमाजगाह बना रहा। ना मालूम क्या क्या सोचता रहा। ख्वाब में मैंने खुद को पोलो के मैदान में घोड़ा दौड़ाते देखा। खान साहब के बताए हुए गुर में मुसलसल आजमाता रहा और सारी रात सही महीनों में मेरी कोचिंग होती रही। मैंने कुछ ऐसे पहलू में दरियाफत किए जिनके बारे में खान साहब तक ने मुझे नहीं बताया था, और इस सिलसिले में मुझे खासी महारत हो गई। सुबह को जब मैं उठा तो शदीद हैरान था। दर हकीकत रात को जो कुछ मैंने ख्वाब के दौरान सीखा था वो कोई बेमकसद चीज नहीं थी, कोई गैबी कुव्वत। यूं समझा जाए तो गलत नहीं होगा कि मुझे इस सिलसिले में उकसा रही थी और अपनी कामयाबी का यकीन दिला रही थी। ताहम इसका तज़किरा मैंने प्रिंस जोगिंदर से किया और ना किसी दूसरे आदमी से, यहाँ तक कि मैं तैयार होकर पोलो के मैदान में पहुंच गया। मैदान खचाखच भरा हुआ था। खेल के शायकीन मैदान के अतराफ में जगह थे। बड़े बड़े लोगों के लिए एक अलग जगह बनाई गई थी और यहाँ मैंने बहुत सी जानी पहचानी शक्लों को देखा। हम सब ने आपस में मुस्कुराकर बातचीत की और उसके बाद खेल शुरू हो गया। मैं तहैया कर चुका था कि उन लोगों पर अपनी धाक बिठा दूंगा
अब ये दूसरी बात है कि मुअम्मर और तजर्बाकार लोगों की टीम में मुझे कामयाबी हासिल ना हो। चुनाचा मैंने अपने काम का आगाज कर दिया। मेरा घोड़ा बिजली की तरह तड़पने लगा और उसके बारे में मैंने जो अंदाजा लगाया था वो गलत नहीं था। घोड़ा भी मेरी ही सीमाब सिफत से था और मेरे इशारों को समझ रहा था। हालांकि मैं उससे हम आहंग नहीं था, लेकिन थोड़ी ही देर में हमारे दरमियान एक ऐसा जहनी राब्ता हो गया कि जो कुछ मैं सोचता घोड़ा उस पर अमल करता। मैं कांटे काटता गेंद को लेकर आगे बढ़ता रहा और उसके बाद एक जगह तहलका सा मच गया। पता नहीं मैंने क्या कारनामा अंजाम दिया था। मेरे साथी अस्टिके हिलाते हुए नारे बुलंद करने लगे और रेजिडेंट टीम हैरान रह गई, लेकिन उसकी ये हैरानी भी उसके लिए नुकसान सा साबित हुई। खेल तो जारी रहा, रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। मैंने एक बार फिर गेंद पकड़ ली। घोड़ा नाक से शोले उगल रहा था, मुंह से फुंकारे मार रहा था। उसने भी तहैया कर लिया था कि अपने सवार को इज्जत व तौकीर से अदा करके रहेगा। चुनाचा एक बार फिर मैं गेंद लेकर दौड़ा और आंखें बंद किए अपनी मंजिल की जानब रवां दवा हो गया। जरा सी देर के बाद एक बार फिर गलगला बुलंद हुआ और इस बार पूरे मैदान में ही तालियां उबर रही थीं। मुझे कोई अंदाजा नहीं था ये कि यह क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ अपने काम से काम रख रहा था और ये काम जारी रहा। उस वक्त तक जारी रहा जब तक ये खेल खत्म ना हो गया। मैं पसीने से ततर बतर था। मेरे घोड़े के बदन से भाप उड़ रही थी और चारों तरफ मैदान में हंगामा मचा हुआ था। लोग बेतहाशा चीख रहे थे, पागलों की तरह हल्क फाड़ रहे थे और तमाम निगाहें मेरी जानब उठी हुई थीं। तब मुझे होश आया। मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर चुका हूँ। मुझे सही मायनों में ये अंदाजा नहीं था कि अब तक के खेल में मेरी क्या कारकर्दगी रही, लेकिन चारों तरफ से हंगामा खेजियां देखकर मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं प्रिंस को फतह से हमकिनार करा चुका था और चारों तरफ मेरे ही नाम के नारे लगाए जा रहे थे। प्रिंस शंकर की जय, प्रिंस शंकर जिंदाबाद, प्रिंस शंकर, प्रिंस शंकर। और फिर मैंने प्रिंस जोगिंदर को दौड़कर मैदान में आते हुए देखा। उसने मेरे घोड़े की बागें पकड़ ली और मुझे सहारा देकर नीचे उतारा। खान साहब भी मेरे ही पास मौजूद थे। खान साहब ने मसरत भरे अंदाज में कहा, मैं ना कहता था प्रिंस जोगिंदर कि आपने मुझे इम्तिहान लेने के लिए इस बरक रफ्तार का उस्ताद बनाया है। मैं सच कहता हूँ कि आज के इस खेल के लिए मेरी उस्तादी कोई हैसियत नहीं रखती। शागिर्द उस्ताद से कहीं ज्यादा अच्छा खेला है, ये तो अजूबा हो गया। शायद कोई भी इस बात पर यकीन ना करे कि रेजिडेंट की टीम इतने मार्जिन से हारी है। जरा हालत देखिए, उन लोगों की बेवकूफों की तरह खड़े हैं। खान साहब भी जोशे जज्बात से बेकाबू हो रहे थे। मेरी अपनी टीम ने मुझे घेर लिया था। तरह तरह की बातें जारी थी। दोस्ती की जा रही थी मुझसे, हाथ मिलाए जा रहे थे, हैरत का इजहार किया जा रहा था। गर्ज एक अजीब नया हंगामा था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बहुत से लोग खेले थे, मैंने ऐसा कौन सा खास कारनामा अंजाम दिया था। काफी देर के बाद हवास बहाल हुए। मुझे पोलो के मैदान से हटाकर गाड़ी में पहुंचा दिया गया। जोगिंदर पार मेरे पास आ बैठे। उस्ताद खान साहब भी मेरे साथ ही थे और उसके बाद हम लोग वापस चल पड़े। प्रिंस जोगिंदर मुझे अपनी रिहाइश गाह पर ले आया था। यहाँ लाने के बाद खान साहब वगैरह को उसने इनामो कराम देकर रुखसत किया और मुझे लेकर कमरे में आ गया। तुम गुस्ल कर लो, इसके बाद बैठकर बातें करेंगे, प्रिंस जोगिंदर ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। दौराने गुस्ल भी मैं इस सिलसिले में सोचता रहा। थोड़ी देर के बाद मैं नया लिबास पहनकर वहां पहुंच गया जहां प्रिंस जोगिंदर मेरा इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर भी मुसर्रत की सुर्खी फैली हुई थी। उसने मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, सब लोग तुम्हें मुबारकबाद दे चुके और अब मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करे। मुझे उम्मीद थी शंकर, मुझे उम्मीद थी कि तुम एक नुमाया किरदार के हामिल हो और तुम्हारी कारकर्दगी भी यकीनन नुमाया ही रहेगी। वैसे एक बात मैं तुम्हें बताऊं प्रिंस जोगिंदर कि मैं अभी तक नहीं समझ सका कि मैंने किया क्या है। तुमने वो किया है जो मेरी आरज़ू थी और जिसकी उम्मीद थी मुझे तुमसे, प्रिंस जोगिंदर ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। मगर कुछ मुझे ही बता दो, क्या हुआ था वहां? खुद तुम्हारी अपनी क्या पोजीशन थी इस वक्त?
प्रिंस जोगिंदर ने पूछा। यकीन करो मेरी बात पर, हाँ क्यों नहीं, उसने जवाब दिया। तो फिर भरोसा करो, मैं भूल गया था थोड़ी देर के लिए। दरअसल घोड़सवारी मेरी जिंदगी का दिलचस्प तरीन मशगला है और मैंने हमेशा उसमें दिलचस्पी ली। घोड़े पर सवार होने के बाद मुझे वो तमाम बातें याद आईं जो मुझे उस खेल के बारे में बताई गई थी। और शायद प्रिंस तुम यकीन ना करो कि रात भर मैं ख्वाब में चौगान खेलता रहा था। मैंने उसमें नए नए गुर सीखे थे और ये गुर मुझे पूरी तरह याद थे। और उस वक्त भी जब मैं घोड़े की पुश्त पर बैठकर खेल रहा था कि दफतन मैं सो गया और फिर सोता ही रहा। अब इस किलेद के दौरान मैंने क्या किया इसके बारे में कुछ मुझे अंदाजा नहीं। मैं तो उस वक्त जागा जब खेल ही खत्म हो चुका था। मुझे हस्बे मामात पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है। क्या तुम यकीन करोगे कि मैं इस खेल का हाल पहले से मालूम कर चुका था, लेकिन बस आजमाना चाहता था अपने आप को। कैसे? सितारों के जरिए मुझे इत्तला मिली थी कि ये खेल तुम्हारे हक में होगा, प्रिंस जोगिंदर ने कहा और मैं गर्दन हिलाने लगा। गोया मैंने खासी नुमाया काम अंजाम दिए वहां पर। नुमाया क्या, प्रिंस को जिताने वाले ही तुम हो। एक ही खिलाड़ी ने आगे बढ़कर वो सब कुछ ना कर सका जो तुमने कर दिखाया। रेजिडेंट के खिलाड़ी सब परेशान हाल तुम्हारे आगे पीछे ही फिरते रहे। तुमने किसी के हाथ गेंद ही ना लगने दी। ऐसे खेल शायद पिछले 10-15 सालों में नहीं खेला गया। लोग हैरत से पागल हो गए हैं और अब तुम पर यलगार होगी। लेकिन अब तुम्हें पूरी ज़हनी हाजिरी के साथ अपना काम अंजाम देना है। किन्नौर शंकर, तुम जानते हो तुम्हारा काम क्या है। लोग अब तुम पर टूटेंगे। तुम्हारी हैसियत बहुत आगे बढ़ गई है, मेरी तवक्का से भी कहीं आके। चुनाच अब तुम्हारा घेराव किया जाएगा। इतना बस संभल कर अपने काम करने हैं। जो कुछ तुमने जहन नशीन कराया है बेफिक्र रहो, मैं उसे नहीं भूलूंगा, मैंने जवाब दिया। और प्रिंस जोगिंदर मुस्कुराने लगा। उसका अंदाजा दुरुस्त ही था। जरा सी देर के बाद हमारे यहाँ मेहमानों के तांते लगने लगे। प्रिंस टीम के सरबराह और लोग कुछ और अफराद थे, सारे के सारे मुझसे मिलने के लिए आए थे। पर प्रिंस टीम के मैनेजर ने कहा, किन्नौर शंकर, आपने तो नौ उम्र होने के बावजूद कोहना मशक खिलाड़ियों के साथ जो कुछ सलूक किया वो बड़ा ही हैरत अंगेज था। घोड़े की पुश्त पर यूं मालूम होता था जैसे आप उसके बदन का एक हिस्सा हो। और पोलो के खेल में भी जो महारत आपने दिखाई उस पर वायसराय तक हैरान है। वायसराय साहब ने आपको अपने हाथों से एक इनाम देने का फैसला किया है और उसके लिए बहुत जल्द आपको मतला किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मैं प्रिंस टीम में काफी नुमाया कारकर्दगी दिखा सका, मैंने जवाब दिया। फिर थोड़ी देर के बाद जोसेफाइन कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गई। वो बहुत से फूल लेकर आई थी। उसने फूलों के गुलदस्ते मेरे हाथ में देकर कहा, मैंने पहली ही निगाह में आपको देखकर अंदाजा लगाया था किन्नौर कि आप आम आदमी नहीं हैं। आज तो आपने जादूगरी की है। मैं आपको कल रात अपने घर पर खाने की दावत देने आई हूँ और मैं इनकार नहीं सुनूंगी। जब आप इनकार नहीं सुनूंगी तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ, मैंने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बेबाकी से कहा। फिर उसके अपने साथ आने वाले लोगों से तारुफ कराया। उसमें एक शानदार शख्सियत का मालिक उसका बाप था, दूसरा उसका सेक्रेटरी और 1-2 अफराद और थे। उस फौजी अफीसर ने पुरजोश अंदाज में मुसाफा करते हुए मुझसे कहा, खेल जिंदगी की अलामत होते हैं किन्नौर शंकर पाल, और मैं इस बंकर जिंदगी पर तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैंने जवाब दिया। खासी रात गए तक तांता लगा रहा। मैंने महसूस किया था कि जोगी बाबा की निगाहें बार बार बाहर की जानब उठ जाती हैं। मुझे अंदाजा था कि वो किसी की तलाश में हैं। यकीनन वो राजा कुंदन सिंह की आमद के मुंतज़िर थे, लेकिन राजा करण सिंह काफी रात गए तक ना आया तो वो मायूस हो गए। अब तमाम मेहमान जा चुके थे। मैंने मुस्कुराती निगाहों से प्रिंस जोगिंदर को देखा और बोला, मैं जानता हूं आपको किसका इंतजार है नहीं था। मेरा ख्याल है अब वो नहीं आएगा। राजा कर्ण सिंह की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, तुम्हारा नुक्ता निगाह तो वही है, जोगी बाबा, प्रिंस जोगिंदर ने कहा। मुमकिन है उसे अपनी शिकस्त का अफसोस हो। नहीं, उस शख्स के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो आएगा और पूरे इत्मीनान के साथ आएगा, प्रिंस जोगिंदर ने बड़े एतमाद से कहा। तो फिर ठीक है, परेशानी किस बात की? मैं ये सोच रहा था कि अब तक क्यों नहीं आया वो। मुमकिन है बाद में आने का फैसला किया हो। इस वक्त वो अपनी हार का दुख मना रहे हों, मैंने कहा, और जोगिंदर पाल मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा, वो ऐसा आदमी नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कमाल है जोगी बाबा, आप तो राजा कर्ण सिंह के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आप उसे बहुत करीब से देखते रहे हैं। यही बात है बेटे, यही बात है। अब तुम सोने की तैयारियां करो।
एक बात पूछना चाहता हूँ जोगिंदर पाल। हाँ पूछो, प्रिंस जोगिंदर ने कहा। मैंने कल जोसेफाइन की दावत कबूल कर ली है, कोई हर्ज तो नहीं इसमें? बिल्कुल नहीं भाई, अभी तो तुम्हें बेशुमार औरतें मिलेंगी। पता नहीं प्रिंस टीम की तरफ से तुम्हें वो एजाज कब दिया जाएगा जिसके तुम वाकई मुस्तहिक हो। खैर मुझे इसकी ज्यादा फिक्र नहीं है, मैंने जवाब दिया। अच्छा बस अब सो जाओ, आराम करो। आज जो कुछ तुमने किया वो मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक था, लेकिन इतना ज्यादा मैं उम्मीद नहीं रखता था कि तुम इस तरह एक ख्वाब के आलम में उन लोगों को इतनी बदतरीन शिकस्त से दो चार करोगे। जाओ अपनी जीत के मसरतों को लेकर नींद की आगोश में पहुंच जाओ और आराम से सो जाओ, प्रिंस जोगिंदर ने कहा और मैं मुस्कुराता हुआ अपनी ख्वाबगाह में चला आया। दूसरी सुबह पुरसकून थी। खान साहब आए हुए थे, मुझसे काफी देर तक बातें करते रहे। वो खुद भी हैरान थे कि मैंने उनसे सीखने के बाद पोलो का खेल इतना उम्दा कैसे खेला। बहरतौर मैंने ख्वाब वगैरह की बात उनसे नहीं की। जाहिर है वो एक अजनबी शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने मुझसे कहा कि पोलो की मश्क जारी रखो और इस खेल में हिंदुस्तान भर में अपना नाम पैदा करो। बड़े बड़े खिलाड़ियों से मेरा वास्ता पड़ सकता है। मैंने उनसे इकरार कर लिया था, लेकिन दिल ही दिल में सोचा था कि भला इस अहमकाना खेल से मेरा क्या ताल्लुक। ये तो मैंने किसी मकसद के हसूल के लिए खेला था, और जो कुछ हुआ सच्ची बात तो ये है कि इसमें ताईदे गैबी शामिल थी, वरना मेरा क्या और मेरी औकात क्या। दिन में भी कुछ लोग मुलाकात करने के लिए आए और फिर शाम को मैं तैयार होने के बाद चल पड़ा। जोसेफाइन अपने 15-20 दोस्तों के साथ मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। उसके वालिद मिस्टर जैक रेल भी उसके साथ ही खड़े थे और भी बहुत से लोग थे। खूबसूरत कोठी के लान पर बैठने का इंतजाम किया गया था। दिलचस्प बात यह थी कि यहाँ मैंने राजा कर्ण सिंह और आशावती को भी देखा। राजा कर्ण सिंह के होठों पर मुस्कुराहट थी, कंपनियों पर सफेद बाल बिखरे हुए थे, आंखों में अजीब सी कैफियत थी। उन्होंने आगे बढ़कर अपना चौड़ा हाथ आगे बढ़ाकर मुसाफा करते हुए कहा, भाई किन्नौर, कल तुम हैरान कौन तौर पर हमारे हरीफ रहे और तुमने हैरान कुन तौर पर पोलो के खेल का जो मुजाहरा किया उसे हमारी अकल अब तक तस्लीम नहीं कर रही। यूं लगता है कि तुम जादू वगैरह वगैरह भी हो। जादू के जोर पर तुमने हम सबको मुअत्तल कर दिया और खुद मैदान पर ही छाए रहे। मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं राजा साहब। बस हैरत है कि आपके मयार के मुताबिक खेल सका। हालांकि मैदान में उतरते वक्त मेरे जहन में लातादाद वसवसे थे। मैं सोच रहा था कि इतना कुन मश्क लोगों के सामने अपना मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ मिलेगा या नहीं। कसरे नफसी है तुम्हारी, वरना तुमने जिस महारत से चौगान खेला उससे तो पता नहीं क्या क्या यादें ताजा हो जाती हैं, राजा कर्ण सिंह ने कहा। बहरतौर मैं ये भी नहीं सोच सकता कि कल के खेल में मेरी कोई नुमाया किरदार रहा है। इसे इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि एक मजबूत टीम वो सब कुछ ना कर सकी जिससे कि उससे तवक्का की जा सकती थी। भाई हम सब इस सिलसिले में तुमसे तफसीली बात बाद में करेंगे। यहाँ तो हम मिस्टर जैक रेल के मेहमान हैं, राजा कर्ण सिंह ने कहा। और जैक रेल ने हंसते हुए कहा, इस वक्त तुम खुद शिकस्ता टीम की एक राजा की हैसियत से नहीं बल्कि एक मेहमान की हैसियत से इस नौजवान से मिलोगे। यकीनन भला कहाँ यह महसूस हो रहा है कि हमारा ताल्लुक एक शिकस्त खुर्दा टीम से है, राजा कर्ण सिंह ने हंसते हुए कहा। आशावती भी किसी तरफ से निकलकर हमारे पास पहुंच गई थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मैंने भी हाथ जोड़ दिए। बुधाई देती हूँ किन्नौर जी, आपका खेल तो बड़ा जादू का खेल है। राजा साहब आपकी तारीफें करते नहीं थक रहे। बस आशावती, बस हमारे अपने जो प्रोग्राम हैं उनमें से यहाँ कुछ मत खर्च करो। ये सब कुछ हम अपने तौर पर खर्च करेंगे, राजा साहब ने कहा। और आशावती मुस्कुराने लगी। मैं भी मुस्कुरा रहा था। जोसेफाइन की हालत से तो ये अंदाजा होता था जैसे वो पागल ही हो जाएगी। उसने मुझे बिल्कुल अपनी मलकियत समझ लिया था। यहाँ भी कोई मुझसे बातें करने आता तो वो मेरे सर पर मुसल्लत हो जाती और फिर मुझे वहां से ले जाती। उसका ख्याल था कि मैं दूसरे लोगों के साथ बोर हो रहा हूँ। जरा मुतअस्सब किस्म की मालूम होती थी क्योंकि उसकी सहेलियों में तमाम अंग्रेज लड़कियां ही थीं। उसने उन सब से मेरा तारुफ कराया था। हालांकि यहाँ दूसरे मेहमानों की हिंदू और मुसलमान लड़कियां भी थीं, लेकिन वो उनसे कुछ कटी कटी सी थी और अपनी 1.5 नीड की मस्जिद अलग बनाए हुए थी। आशावती भी कुछ दूर दूर ही सही ना रही, लेकिन एक दफा उसे मौका मिल गया। दौरान जश्न या पार्टी की एक दफा वो मेरे नजदीक आ ही गई। फिर वो आहिस्ता से बोली, मेरी बात याद है किन्नौर जी? कौन सी बात?
ओह, ये तो अच्छा नहीं है कि आपको बार बार ये सब कुछ बताना पड़े। वैसे आपकी अपनी मर्जी, हम रोक तो नहीं सकते आपको। आप क्या कहना चाहती हैं आशा कुमारी? मैंने सवाल किया। वाह, ये तो याद है आपको कि आपने हमसे राजा जी ना कहने का वादा किया था, आशावता भी नहीं कहने का वादा किया था, बल्कि आशा कुमारी कहने का वादा किया था, और वो वादा आप निभा रहे हैं। तो ये याद नहीं रहा आपको कि हमने आपको जोसेफाइन से होशियार रहने को कहा था? वो आप मुतमिन रहें, मैं सबसे होशियार हूँ, मैंने जवाब दिया। होशियार तो आप हैं, मगर जो मासूमियत आपके मन में है उसे कहाँ ले जाएंगे? देखो आशा कुमारी, जहां तक इन लोगों को मेरी जान पर मुसल्लत होने का मामला है तो इससे बेफिक्र रहो। उनमें से कोई भी मेरे लिए इस कदर अहम नहीं। मैं उसके बारे में यहाँ से जाने के बाद सोचूं भी, लेकिन जहाँ तक अखलाक से गुफ्तगू करने का मसला है तो जाहिर है उनके यहाँ पार्टी में शरीक हुआ हूँ, इसलिए मजबूरन उनसे बातें करना पड़ेंगी। अब हम मुतमिन हैं, हमें विश्वास है कि आप इनके फेर में नहीं पड़ेंगे। आशावती ने कहा। आप इस विश्वास को कायम रखें और बेफिक्र रहें, मैंने मुस्कुराकर कहा, और उसी वक्त जोसेफाइन मेरे पास आ गई। ओह किन्नौर, आओ देखो, इनसे मिलो, ये मेरी दोस्त जूलिया मुमकिन है देर से आई है, लेकिन कल के खेल में ये भी मौजूद थी और बार बार मेरी पीठ पर घौंसे मार रही थी। पागल हो रही थी ये तुम्हारे लिए। हेलो किन्नौर, आप जादूगर हैं, आप पोलो के सबसे शानदार खिलाड़ी हैं, मैं आपकी तारीफ नहीं कर सकती। मैंने आहिस्ता से गर्दन झुका ली और 2 कदम पीछे हट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जूलिया, मैं आपकी इस तारीफ तौसीफ के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ शुक्रगुजारी ही नहीं होता मेरा, बल्कि मुझे भी एक दिन अपनी दावत के लिए देना है। आप अभी माजरत खवा हूँ, बाद में आपको इस सिलसिले में बताऊंगा, मैंने जवाब दिया। चलो ठीक है, याद रखना जोसेफाइन, ये एक दिन के लिए मेरे मेहमान भी बनेंगे, जूलिया ने अजीब से अंदाज में कहा, और जोसेफाइन कहका लगाकर हंस पड़ी। ठीक है, तकसीम कर लो थोड़ा थोड़ा सा किन्नौर किशोर को, मुझे कोई एतराज नहीं। तमाम लड़कियां हंस पड़ी थी और जोसेफाइन जरूरत से ज्यादा ही बेबाक होती जा रही थी। मैं दूसरे लोगों के साथ भी घुलना मिलना चाहता था, लेकिन वो तो मुझे दावत देकर मेरी मालिक ही बन बैठी थी। बहरतौर बर्दाश्त किया, वैसे भी अंग्रेज अफसर की बेटी थी, और फिर प्रिंस जोगिंदर ने भी मुझे हदायत कर दी थी कि मैं खुद को मुहतात रखूं और कोई ऐसा मसला ना खड़े होने दूं जो बाद में मेरे लिए कोई मसला बन जाए। चुनाचा मैं इन सारे मामलात को बर्दाश्त करता रहा। खाने का वक्त हुआ, मेरे एजाज में ये पार्टी दी गई थी और इस सिलसिले में छोटी सी तकरीर की गई, मेरी तारीफ और तौसीफ की गई, और जैक रेल ने मुझे सोने की एक शील्ड इनाम में दी। ये मेरे बेहतरीन खेल के एतराफ के इनाम में थी। तालियों की गूंज में इस इनाम को मैंने कबूल किया और खाने के बाद काफी देर तक उनके साथ शरीक रहा। प्रिंस जोगिंदर के बारे में पूछा गया तो मैंने यह कहकर टाल दिया कि वो किसी काम में मसरूफ थे, इसलिए ना आ सके। बहरतौर किसी ने इस सिलसिले में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे ये अजहार होता कि वो लोग मेरे साथ साथ प्रिंस जोगिंदर को भी कोई फौकियत या अहमियत दे रहे हैं। रात को तकरीबन 11 बजे वहां से गुलू खलासी हासिल हो सकी और फिर मैं अपने घर चल पड़ा। प्रिंस जोगिंदर मेरा मुंतजिर था। उसने मुस्कुराती निगाहों से मेरा इस्तकबाल किया और बोला, सिर्फ एक बात बताओ, राजा कर्ण सिंह वहां मौजूद था? हाँ, और रानी आशावती भी। बस बाकी मामलात मैं खुद समझता हूँ, प्रिंस जोगिंदर ने कहा। मैंने जैक रेल्स की दी हुई शील्ड उसके हवाले कर दी। ये तुम्हारा हिस्सा है और तुम्हें ये मिलना ही चाहिए था, उसने कहा, और मैं मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करने लगा। उसके बाद मैं सोने के लिए चला गया। बाद के 2 दिन भी इसी तरह मसरूफ रहे। कोई खास बात नहीं हुई थी, सिवाय इसके कि मेरे खेल के मदाह मुझसे मिलने आते रहे और प्रिंस टीम के अरकान भी आए। मुझे मजीद दावतें दी गई और उन दोनों की रातें मसरूफ रहीं। वैसे इन दूसरी औरतों में राजा कर्ण सिंह या आशावती से मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ, एक दावत में जोसेफाइन जरूर मिली, कुछ नाराज थी। मैं तुमसे नाराज हूँ, उसने कहा। क्यों मिस जोसेफाइन? 2 दिन हो गए और तुमने मुझसे मुलाकात की कोशिश भी नहीं की। मसरूफ रहा, मैंने कहा। अपनी मसरूफियतों में मुझे शामिल नहीं कर सकते थे। वो कैसे? वो दावत कबूल ही ना करते जिसमें मुझे शरीक ना किया गया हो। वो दावतें मैं नहीं कबूल करता, ये काम प्रिंस जोगिंदर करते हैं। तुम ये बात उनसे कह सकते हो।
आइंदा ख्याल रखूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब इस खुशफहमी को मैं क्या करता। जोसेफाइन हद से आगे बढ़ रही थी। ये उसकी हमाकत थी, इसमें मेरा कोई कसूर न था। ताहम मैंने दिल रखने के लिए इतनी बात कह दी थी। जोसेफाइन ने मुझसे कहा, अब तुम्हारा कोई प्रोग्राम तनहा नहीं होगा किनोर शंकर, जोसेफाइन तुम्हारे साथ होगी। मैं मुस्कुराकर उस बात को भी पी गया तो फिर वो दोबारा बोली, तुमने जवाब नहीं दिया। मिस जोसेफाइन, क्या जवाब दूं आपकी बातों का? मैंने कहा, क्यों, कोई जवाब नहीं दे सकते? ये पार्टी है और यहाँ बेशुमार लोग हमारी तरफ मतवज्जा हैं। मैं इस वक्त आपकी बात का जवाब देना पसंद नहीं करता। फिर कभी सही। कब? मैं आपसे राब्ता कायम करूंगा। नहीं, ये टालने वाली बात है। मिस जोसेफाइन, आखिर आप चाहती क्या हैं? मैंने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। तुम्हें, उसने बेझिझक से कहा। अंग्रेज लड़की थी, खुद सर और बिगड़ी हुई, बड़े बाप की बेटी थी, इसलिए समझी थी कि सब लोग उसकी मलकियत हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अब मैं क्या अर्ज करूं आपसे? बहरहाल आप अब आपसे किसी वक्त तफसीली मुलाकात करके इस मौजू पर भी बात करेंगे। मैं यही तो पूछना चाहती हूँ कि ये तफसीली मुलाकात कब हो रही है? मैंने अर्ज किया ना, बहुत जल्द। मैं आपको इससे आगाह कर दूंगा। मेरे अंदाजे में किसी कदर झंझलाहट पैदा हो गई थी, जिसे इस बेवकूफ लड़की ने जरा भी महसूस नहीं किया। लेकिन उसी वक्त एक शख्स ने मेरी गुलू खलासी कर दी। ये भी अंग्रेज था और उसका नाम विलियम था। हेलो मिस्टर शंकर, हम लोग आपके आजाद में एक खास प्रोग्राम बना रहे हैं। इस प्रोग्राम में एक नुमाइशी पोलो मैच भी रखा जाएगा। अब ये प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मुझे इत्तला मिली है कि ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। मैं पोलियो का पेशावर खिलाड़ी नहीं हूँ, बस तफरीहन ही इस दिन मुझे इस खेल में शामिल कर लिया गया था और मैंने खेल लिया था। चुनांचे आप मुझे सिर्फ प्रिंस से मंसूब ना रखें। क्या मतलब? मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि मैं आइंदा भी खेलता रहूं। ओहो, प्रिंस टीम की बदकिस्मती होगी। मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? खैर, कोई बात नहीं। ये मसला टीम के उन अरकान का है जो इन टीम के मफादात का ख्याल रखते हैं। मुमकिन है किसी तरह वो आपको राजी करने में कामयाब हो जाएं। मुमकिन है हम इसके लिए जोसेफाइन का सहारा लें। उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, और मैं इसके इस तर्ज को समझ गया था। ताहम मैंने इसकी बात की कोई पजीराई नहीं की, लेकिन जोसेफाइन खुशी से फूल कर कुप्पा हो गई थी। किनोर शंकर के मामलात पर मुझसे रजू किया जाएगा और मैं मुड़कर एक तरफ चल पड़ा था। विलियम मेरे साथ साथ चला। जोसेफाइन हैरान उसी जगह खड़ी रह गई थी। बहरतौर उस पार्टी में मैं खासा बोर हुआ था और उसकी वजह सिर्फ जोसेफाइन थी। वापस आकर मैंने प्रिंस जोगिंदर से इस सिलसिले में गुफ्तगू की। ये जोसेफाइन अजीब अहमक लड़की है, बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गई, उल्टी सीधी बातें करती है। बात औकात तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगता है। क्या कहती है मेरे लाल, क्या बात करती है वो? प्रिंस जोगिंदर ने शरारत अमीज लहजे में कहा और मैं मुस्कुराते हुए बोला, आप प्रिंस हंस रहे हैं जोगी बाबा। आप यकीन करें, मैं उसके साथ कोई सख्त रवैया भी इख्तियार कर सकता हूँ। मैंने उसलिए आज की बकवास बर्दाश्त की थी कि मैं आपसे बात नहीं कर पाया था। धीरज रखो मेरे बच्चे। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि लड़कियां मक्खियों की तरह गिरेंगी तुम पर, और उनका भी कसूर नहीं है। कसूर तुम्हारी मर्दाना वजाहत क्या है? अब तुम ही बताओ। जब प्रिंस जोगिंदर जैसा आदमी तुम्हारी शख्सियत के हाथों मशहूर हो गया तो वो बेचारी लड़कियां हैं नन्ही मुन्नी सी। प्रिंस जोगिंदर ने तमस्खराना अंदाज में कहा, कहीं ऐसा ना हो जोगी बाबा कि मैं उसके साथ कोई सख्त रवैया इख्तियार करूं और बाद में उसके अंग्रेज के बाप की वजह से आप पर कोई मुसीबत आ जाए। ये प्रिंस जोगिंदर ने हकारत अमीद अंदाज में मुंह बनाकर कहा, ये हुई ना बात। इसका मतलब है कि मैं जोसेफाइन के साथ कोई नर्म रवैया अख्तियार करने के लिए मजबूर नहीं हूँ। तुम किसी के लिए भी मजबूर नहीं हो। राजा कर्ण सिंह का मामला जरा मुख्तलिफ है। मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें इस हद तक पहुँचाना चाहता हूँ और ये सिर्फ हमारी पॉलिसी और मसलत होगी कि हम उसके साथ नर्म रवैया इख्तियार करें, खवा उसका अंदाज कुछ भी हो। बाकी तुम किसी के लिए भी मजबूर नहीं हो। जो दिल चाहे करो और करते रहो। ओके लाड, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ किसी मसलत अंदेश लोमड़ी से नहीं बल्कि एक नडर शहरी से कहा। बस मुझे चढ़ाओ नहीं। मैं जो कुछ भी हूँ बड़ी मामूली सी चीज हूँ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। प्रिंस जोगिंदर ने कहा, अब तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो उल्टी बात कहकर। नहीं मेरे बच्चे, जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुझ पर तो मेरा मुस्तकबल का इन्हसार है। तुझसे तो मैं इतनी उम्मीदें वाबस्ता कर चुका हूँ कि बयान नहीं कर सकता। कभी गौर करता हूँ तो ये अंदाजा होता है कि अगर तुम मुझसे मुनहरफ हो गया तो क्या होगा। 14 साल जेल में मैंने काटे और बाकी दिन इस गमो अंदाज में काटूंगा। किनोर शंकर को मैं मुतासर ना कर सका। जोगी बाबा देखो, अब तुम मुझे गालियां दे रहे हो। क्यों बेटे, गालियां क्यों?
प्रिंस जोगिंदर ने जज्बाती लहजे में कहा, बाबा, मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ उसके बारे में तुम्हें बता चुका हूँ। हरचंद कि वो खानदान अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके असरात मेरी खून में गर्दिश कर रहे हैं और तुमने जो एहसानात मुझ पर किए हैं वो किसी भी शक्ल में ऐसे नहीं है कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए। तुम्हें अगर मेरे खून की जरूरत भी पेश आई तो सुनो। एक शरीफ और अच्छे खानदान का बेटा ये बात कह रहा है कि वो अपने बदन से खून का एक एक कतरा निचोड़ कर प्रिंस जोगिंदर के कदमों में डाल देगा। मुझे तुम पर एतबार है बेटे, प्रिंस जोगिंदर ने मुझे सीने से लगाते हुए कहा। पोलो के खेल को खत्म हुए गालबन ये छठा दिन था। इस दौरान जो हंगामा अंगेजियां हो रही थी, अब उनसे अकताहट सी होने लगी। हर जगह मेरी पजीराई होती। यूं लगता था जैसे सारा शहर इस खेल का दीवाना हो। हालांकि बड़ी अजीब बात थी, गिने चुने चंद लोग इसमें दिलचस्पी लेते थे। बड़े आदमियों का खेल था, लेकिन जिन लोगों ने मेरे गिर्द घेरे डाले थे ये बड़े ही लोग थे। पता नहीं कहां कहां से लोग मुलाकात के लिए आ जाते। आखिरी दिनों में तो मैं वाकई उकता गया और मैंने किसी भी पार्टी में जाने से माजरत हासिल कर ली। खा खा कर पेट भी खराब होने लगा था और अब कुछ दिन हल्के फुल्के गुजारना चाहता था। 7वें दिन गालबन 11 साढ़े 11 बजे थे और प्रिंस जोगिंदर नशस्त गाह में बैठे हुए आराम कर रहे थे कि एक मुलाजम दौड़ा हुआ आया। सरकार, वो राजा कर्ण सिंह। हाँ हाँ कहो, आगे कहो। जोगिंदर पार उछल कर खड़ा हो गया। वो आए हैं, उन्होंने आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। कहाँ है? मैंने बड़े कमरे में बिठाया है उन्हें। साथ कौन है? एक सेक्रेटरी है और कोई नहीं। रानी आशावती? नहीं, वो नहीं है, मुलाजिम ने जवाब दिया। हूँ, आओ जरा किन्नौर शंकर आओ, प्रिंस जोगिंदर ने मुझसे कहा और हम दोनों तेजी से आगे बढ़कर उसके कमरे में दाखिल हो गए, जहां राजा कर्ण सिंह एक आरामदायक नशिस्त पर बड़े क्रोफर से बैठा हुआ था। उसका सेक्रेटरी उसके पीछे खड़ा हुआ था। कर्ण सिंह मुझे देखकर खड़ा हो गया और उसके होंठों पर वही पूर्वकार मुस्कुराहट चमक रही थी। उसने अपनी चमकदार आंखों से हमें देखते हुए कहा, हेलो किन्नौर शंकर, हेलो प्रिंस जोगिंदर। राजा साहब कैसे मजाज हैं? आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई जरूरत थी तो हमें तलब कर लिया होता। प्रिंस जोगिंदर ने कहा, शुक्रिया भाई, तुमने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। राजा कर्ण सिंह फिर अपनी निशस्त पर बैठ गए। हम दोनों उनके सामने बैठ गए थे। दरअसल मैं सोच रहा था कि तुम दूसरे लोगों से फारग हो जाओ तो फिर मैं तुमसे मुलाकात करूं। क्या मसरूफियात है आजकल, कैसी चल रही है? राजा कर्ण सिंह ने कहा, बिल्कुल ठीक है, हमारी कोई खास मसरूफियात नहीं, बस ऐश करते हैं, हंसी खेल हंगामा खेदी। और फिर इन दोनों पोलो के खेल के बाद तो कुछ ऐसा हंगामा आराइयां हो रही हैं कि थक गए हैं हम लोग। मैं जानता था और मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि तुम लोग थक जाओ। हम समझे नहीं राजा साहब। भाई, दोस्तों की दावत तो खाते रहे हो, अब दुश्मनों की दावत कबूल नहीं करोगे। राजा कर्ण सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप राजा साहब? कौन दुश्मन है हमारा? भाई तुम्हारा नहीं, मैं किन्नौर शंकर की बात कर रहा हूँ। किन्नौर शंकर, मेरा ख्याल है कि उनका तो कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन ना सही, हरीफ सही। रेजिडेंट के तमीम के तमाम अरकान शदीद गमो अंदाज का शिकार हो गए हैं। मैंने गमो गुस्सा उन्हें नहीं किया, क्योंकि हारने वाले को अगर गुस्सा आ जाए तो फिर उसे खिलाड़ी कहना ही गलत हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि रेजिडेंट टीम के तमाम अरकान गमो अंदोज का शिकार हैं। उनकी सारी उम्र का तजर्बा मट्टी में मिल गया। वो लड़कों से शिकस्त खा गए। ये कर्ण सिंह ने कहा, नहीं राजा साहब, हार जीत तो होती रहती है। भाई मैं जानता हूँ, मगर किन्नौर की बात कर रहा हूँ। किन्नौर का खेल हम में से किसी की समझ में नहीं आया। हमारी 3 मीटिंगें हो चुकी है इस सिलसिले में और हम यही सोचते रहे कि वो कौन सी तकनीक थी और ये उस बार ऐजाद की गई और ये ऐजाद किसकी है। आप इस बात का यकीन करेंगे, खान साहब को भी पकड़ो और बुलवा लिया गया था एक दिन। ओह, पकड़वा कर, और मैंने सवाल किया, मतलब ये कि किन्नौर उनके पास ऐसे आदमी भेजे गए थे और उनसे कहा गया कि फौरन हमसे मुलाकात करें। उसमें मेरा हाथ नहीं था, बल्कि जॉन माइकल ने अपने आदमी रवाना किए थे खान साहब के पास। फिर क्या हुआ? खान साहब बेचारे हाँफते कांपते आए, शरीफ आदमी है, और फिर गोरे साहब ने तलब किया था इसलिए जरा परेशान हो गए थे। लेकिन हम लोगों ने बड़ी इज्जत से उनसे गुफ्तगू की। हमने उनसे मालूम किया कि किन्नौर शंकर का उस्ताद कौन है। उन्होंने गर्दन खम करते हुए कहा, खादम ही से ये गुस्ताखी सरजद हुई है। उस पर हमने उनसे सवालात शुरू कर दिए। मैंने पूछा कि किन्नौर शंकर ने पोलो के खेल में कुछ नई इख्तराआत की हैं, क्या उनका जरिया खान साहब हैं?
तो उन्होंने मतहयराना लहजे में कहा कि मैं पोलो का खेल देख रहा था और जो कुछ मैं देख रहा था वो अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। ये सब किन्नौर ही की अख्तरा है। उन्होंने तफसील बताते हुए कहा कि किन्नौर घोड़े की पुश्त पर इस तरह जम जाता है जैसे उसके बदन का एक हिस्सा हो। बहुत सी बातें बताई हैं हमें खान साहब ने किन्नौर शंकर के बारे में और कुछ इस तरह का तासर दिया है उनकी बातों में जैसे किन्नौर शंकर कोई माफूकल फितरत हस्ती हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राजा साहब, किन्नौर बहरतौर इंसान ही हैं। और अब ये दूसरी बात है कि नौजवानी की उम्र है, हर खेल में दिलचस्पी लेते हैं। ये भी हकीकत है कि पोलो का खेल उन्होंने इस अंदाज में जिंदगी में पहली बार खेला है, बस मशक जरूर की है उन्होंने। बहरतौर हमने अपनी हार बखुशी तस्लीम की थी और ये भी साबित हुआ कि प्रिंस टीम के खिलाड़ी जू के तू थे। जो कुछ किया किन्नौर साहब ने किया, इस बात की मैं तारीफ करने आया हूँ। शिकायत या किसी किस्म की जलन या हसद का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा मेरे दिल में एक और खुशी भी थी प्रिंस जोगिंदर। वो क्या? मैं किन्नौर शंकर की मसरूफियात मालूम करना चाहता हूँ और ये मालूम करना चाहता हूँ कि इनके मशागल क्या होते हैं। कोई खास नहीं, बस खेल कूद सैरो तफरी। कुछ और पूछ सकता हूँ प्रिंस जोगिंदर? राजा करण सिंह ने कहा। मसलन? प्रिंस जोगिंदर संभल कर बोला। मसलन ये कि प्रिंस के बारे में कुछ और तफसीलात मिल सकती हैं मुझको। वो कौन है, क्या है, उनका ताल्लुक कौन सी रियासत से है, यहाँ कब से मौजूद हैं? कुछ अचानक ही उनका नाम मंजरे आम पर आया है। मेरे ख्याल में राजा साहब ये सवालात गैर मुनासिब हैं। प्रिंस जो कोई भी हैं, यूँ समझ लीजिए यहाँ खामोशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने तौर पर वो अपनी तशहीर नहीं चाहते, लेकिन जिंदगी के इन तमाम मामूलात से दूर भी नहीं रहा जा सकता। हमने बहुत अरसे के बाद उन्हें इजाजत दी है। आपने? राजा करण सिंह ने प्रिंस जोगिंदर को देखते हुए कहा। जी हाँ, मैंने। आपका किन्नौर शंकर से क्या ताल्लुक है? लोग मुझे उनका अतालायक भी समझते हैं और इसके अलावा मैं उनके बहुत करीबी रिश्तेदारों में से भी हूँ। इससे ज्यादा आपको बताना पसंद करेंगे? नहीं राजा साहब, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ये सब कुछ मैंने आपसे अर्ज किया है सिर्फ इस बिना पर कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। आप इतनी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं कि मैं आपसे मुतासर हूँ। अच्छा, कम से कम ये तो बता दीजिए प्रिंस जोगिंदर कि इन पर सारा हक सिर्फ आप ही का है या कुछ और लोग भी इन्हें अपनी मलकियत समझ सकते हैं? राजा करण सिंह ने किसी कदर शगुफ्ता अंदाज में कहा। बराह करम वजाहत फरमाइए। भाई, दरअसल इनके खेल ने हम लोगों को इस कदर मुँह लिया है कि मुझे खास तौर से इनसे दिलचस्पी पैदा हो गई। मैं चाहता हूं कि ये कुछ दिन मेरे मेहमान रहें। मैं इन्हें अपनी रियासत में ले जाना चाहता हूं। ओहो, अगर किन्नौर शंकर पसंद करें तो मुझे इस पर एतराज नहीं होगा। मैं उन्हें हर जगह नहीं भेज सकता हूं, लेकिन राजा साहब आपकी शख्सियत बहुत बड़ी है, आपसे किसी तरह मैं इनकार भी नहीं कर सकता। प्रिंस जोगिंदर ने कहा। क्यों किन्नौर साहब, अब आप बताइए, क्या आप कुछ रोज तक हमारे साथ रहना पसंद करेंगे? मकसद यही है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई तब्दीली पैदा हो जाए और इसके अलावा पोलो के खेल में भी एक आध बार हम आपका साथ दें और आपका खेल देखें। रियासत में मैंने एक बहुत ही खूबसूरत पोलो ग्राउंड बनाया हुआ है और वहाँ अक्सर बहुत बड़े बड़े लोग खेलने आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस तकनीक पर गौर करूं और उसे अपनाने की कोशिश करूं। ये खेल मेरी जिंदगी का सबसे दिलचस्प खेल है और मैं इससे बड़ी उनसीयत रखता हूं। ताहम अगर आपको इसमें कोई एतराज ना हो और आप अपना फन दूसरों को ना देना चाहें तो मैं आपको मजबूर ना करूंगा। मैं क्या अर्ज कर सकता हूं राजा साहब, वैसे यहाँ से कुछ दिन निकलने को तो मेरा भी जी चाहता है। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं जरा सी आबो हवा तब्दील करूं। अगर मेरे मोहतरम प्रिंस जोगिंदर को कोई एतराज ना हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं पहले ही अपनी राय दे चुका हूं, इसलिए मुझे वाकई कोई एतराज नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। मैं तो सोच रहा था कि इस मरहले के लिए मुझे खासी मुश्किलात से गुजरना होगा। ये बात तो मैंने और मेरी धर्म पत्नी ने पहले दिन ही तय कर ली थी कि हम एक लंबे अरसे के लिए किन्नौर शंकर को अपना मेहमान रखेंगे और उनके साथ सैरो शिकार करेंगे। बस ये हमको कुछ इस तरह पसंद आए हैं कि उनसे बड़े मुतासर हो गए हैं। लेकिन हमारा ख्याल था कि किन्नौर शंकर हमें अजनबी समझते हुए इतनी अहमियत नहीं देंगे। मैं इस इज्जत और अफसाई के लिए खास तौर से प्रिंस जोगिंदर आपका भी और किन्नौर शंकर आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये दावत कबूल कर ली। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये इज्जत
कब बख्शी जाएगी। राजा साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस वक्त भी आप चाहें किन्नौर को अपने साथ ले जा सकते हैं। वाह, तो फिर आज शाम ही को हम रियासत रवाना हो रहे हैं। रानी आशावती रियासत जा चुकी हैं और मैंने उससे वादा किया है कि मैं शाम को वापस आ रहा हूँ। मैंने ये सोचा था कि अगर आपने इस वक्त ये मौका नहीं दिया तो मैं फिर रियासत से वापस आऊंगा और किन्नौर शंकर को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अभी वक्त है, किन्नौर साहब तैयार हो जाएंगे, आप उन्हें ले जा सकते हैं, प्रिंस जोगिंदर पाल ने कहा। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे हैरत अंगेज तौर पर इज्जत बख्शी गई। मैं एक बार फिर इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, राजा साहब ने कहा और उठ खड़े हुए। राजा साहब, कुछ जल पानी, प्रिंस जोगिंदर ने कहा। प्रिंस, महसूस न करना, बहुत से काम हैं, प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात करनी है, कुछ निजी जरूरतें हैं जो उनके जरिए पूरी करना चाहता हूँ। चुनाचा अगर आप महसूस ना करें तो इस वक्त मुझे इजाजत दें। जैसे आपकी मर्जी, प्रिंस जोगिंदर ने कहा और थोड़ी देर के बाद हम दोनों ने राजा साहब को बाहर आकर रुखसत कर दिया। राजा साहब के जाने के बाद प्रिंस जोगिंदर पाल बहुत मसरूर नजर आ रहा था। वापस अंदर पलटते हुए उसने कहा, बड़ा बेचैनी से इंतजार था इस वक्त का। क्या मतलब? मतलब ये कि राजा साहब आए, मगर देर से आए, मुझे इंतजार करना पड़ा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ किन्नौर शंकर कि ये ख्याल मैंने राजा कर्ण सिंह ही को मतवज्जा करने के लिए किया था और अब वो हो चुका है, जिसके लिए मैंने अब तक हंगामा अंगेजियां की हैं। मगर प्रिंस जोगिंदर, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वहां जाकर मुझे क्या करना है। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। इसके वहां ज्यादा से ज्यादा अपने लिए मकाम बनाओ, जितना अरसा मुमकिन हो सके वहां रहो। ये अरसा जितना तवील हो बेहतर है। मैं तुमसे जरूरत पड़ने पर राब्ता कायम रखूंगा, किसी न किसी जरिए से तुम्हें मेरे बारे में इत्तला मिलती रहेगी। दरअसल मैं तुम्हें राजा कर्ण सिंह की रियासत में पहुंचाना चाहता था। ये नहीं बताओगे कि वहां मुझे क्या करना है? मैंने कहा ना, किन्नौर शंकर, तुम वहां किन्नौर शंकर की हैसियत से रहोगे। तुम्हारे जहन में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए तुम परेशान हो। जो कुछ मैंने बताया है वही तुम जरूरत पड़ने पर वहां बताओगे। इसके बाद तुम्हारा अपना काम खत्म हो जाता है, फिर बाकी सारा काम मेरा होगा। और अगर वो लोग मुझसे कोई काम लेना चाहें तो वो लोग जो कुछ भी चाहें तुम उसे अपने जहन में रखना। तुम नाप तोल कर सकते हो, ये अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी चीज तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है और कौन सी फायदा। और अगर कोई ऐसी शक्ल पेश भी आई कि कोई चीज तुम्हें नुकसान पहुंचाने का बाइस हुई और तुम्हें उसे करने पर आमादा हो गए तो फिर इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगा। मेरी हजारों आंखें वहां तुम्हारी निगरानी करेंगी। इस तरफ से बेफिक्र रहना कि वहां तुम्हें कोई मुश्किल या खतरा पेश आ सकता है। मैं सनसीखेज निगाहों से प्रिंस जोगिंदर को देखने लगा था। जोगी बाबा मेरे लिए हमेशा ही पुरइसरार रहे थे। तवील अरसा हो गया था मुझे उनके साथ रहते हुए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ सके थे। मैं उनसे आज तक ये सवाल नहीं किया था कि उनकी जिंदगी में वो कौन सा राज है जिसे वो मुझसे छुपाए हुए थे। वो अगर कोई बात मुझसे पोशीदा भी रखना चाहता है तो मेरा यही फर्ज है कि मैं उसे कुछ बताने के लिए मजबूर ना करूं। चुनाचा मैं खामोश हो गया। उसके बाद प्रिंस जोगिंदर मेरे लिए तैयारियों में मसरूफ हो गया। बहुत उम्दा लिबास थे मेरे पास, वाकई शहजादों के लिबास थे, लेकिन इसके बावजूद प्रिंस जोगिंदर ने बाजार जाकर कुछ खरीदारी भी की। मुझे अपने साथ नहीं ले गया था। वापस आया तो लदा फंदा हुआ था। उसके साथ जो सामान था उसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। इंतहाई कीमती सामान था। दुनिया की कौन सी चीज थी जो उसने मुझे लाकर ना दी। उसने कहा था कि रियासत में जाकर कहीं यूं ना महसूस हो कि मेरे पास कुछ चीजों की कमी है। मुझे शहजादों की सी शान से वहां रहना चाहिए। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, जो कुछ तुम कर रहे हो जोगी बाबा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं इस पर एतराज भी नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी, जो चाहो बना दो मुझे, मैं भला क्या कह सकता हूँ। मैं तुम्हें जो कुछ बना रहा हूँ उससे बहुत मुतमिन और मसरूर रहो, और जो कुछ तुम बन जाओगे उससे भी तुम मुतमिन और मसरूर रहोगे। लेकिन मेरा मकसद, मेरा मिशन, वो मुझ पर फर्ज है। यूं समझना कि जब हम अपना अपना मफाद हासिल करने के लिए एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये वो वक्त होगा जब मैं तुम्हारे लिए वो कर चुका हूँगा जो तुम चाहते हो, और तुम मेरे लिए वो जो मैं चाहता हूँ। अच्छा, शर्त है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और प्रिंस जोगिंदर भी मुस्कुराने लगा। हाँ शंकर, अच्छी शर्त है, लेकिन यूं समझ लो कि हमारी जिंदगियां के लिए ये बेहद जरूरी है। यूकाबा और शाओलिन के बारे में मैंने पूछा तो प्रिंस जोगिंदर ने कहा, मैंने जानबूझकर उन दोनों के तज़किरे को गोल कर रखा है। अगर राजा कर्ण सिंह खुद उनके बारे में कहे तो ठीक है, हम उनको भेजने की जिद नहीं करेंगे। मैं खामोश हो गया। शाम को 4 बजे राजा साहब पहुंच गए।
मैं उस शख्स में खुद दिलचस्पी महसूस कर रहा था, लेकिन मेरा जहन इस हकीकत को जानने में नाकाम रहा कि मसला क्या है। पुलिस जोगिंदर तो किसी खास मकसद के तहत ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन राजा कर्ण सिंह के दिल में क्या था? किन्नौर साहब तैयार हैं? राजा सिंह ने पूछा। हाँ, एक बात मैं पूछना भूल गया। क्या राजा साहब? ये दोनों बॉडीगार्ड भी साथ जाएंगे? आप प्रिंस को मेहमान बनाएंगे? ये फैसला भी आप ही करेंगे? राजा साहब, प्रिंस जोगिंदर ने कहा, रियासत में किन्नौर साहब का मेजबान मैं हूंगा, इसलिए बॉडीगार्ड की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर किन्नौर साहब चाहें तो मुझे एतराज भी नहीं। नहीं, ये सिर्फ आप पर मुनहसर है। ले चलें, इन्हें भी कोई हर्ज नहीं है, राजा साहब ने कहा। शालन और यूको हाउ तैयार थे। मेरे जाने की खबर सुनकर वो दोनों उदास हो गए थे। इन बेचारों की भी मुझसे उनसियत हो गई थी और अब ये मुझसे दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए अपने चलने की खबर सुनकर वो खुश हो गए और फिर प्रिंस जोगिंदर ने हमें रुखसत किया। राजा साहब ने कहा, मैं तुम्हें मेहमान बनाकर ले जा रहा हूँ, लेकिन वापसी की कोई शर्त नहीं है। अब ये आपके सुपुर्द हैं। राजा साहब, जब तक दिल चाहे इन्हें अपने साथ रखें, जोगिंदर पाल ने जवाब दिया। वैसे आप जब भी चाहें रियासत आ सकते हैं। राजा साहब ने जोगिंदर पाल से हाथ मिलाया और उसके बाद मैं उनके साथ उनकी शानदार कार में बैठ गया, जिस पर रियासत का झंडा लहरा रहा था। पीछे 2 गाड़ियां और आ रही थी। दफतन मुझे एक ख्याल आया। बड़ी दिलचस्प बात थी, अब तक ना प्रिंस जोगिंदर ने मुझे राजा साहब की रियासत का नाम बताया था और ना मैंने पूछा था। अब मुझे ख्याल आया तो मैं चौंक पड़ा। एक दिलचस्प बात कहूं राजा साहब? जी, राजा कर्ण सिंह मुस्कुराकर बोले, मुझे अभी तक आपकी रियासत का नाम नहीं मालूम। और राजा कर्ण सिंह ने मुझे बेड़ी खेड़ा का नाम बताया था। जी हाँ, इसी जगह। और राजा कहका मारकर हंस पड़ा था। बिल्कुल, राजा कर्ण सिंह के इस तरह हंस पड़ने की कोई वजह नहीं थी। मैंने इसकी हंसी पर गौर किया, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। बहरहाल तवील सफर के बाद हम बेड़ी खेड़ा पहुंच गए। जदीद तरीन रियासत थी। सरसब्ज़ो शादाब सड़कों पर दरख्त लगे हुए थे, जगह जगह बागात नजर आ रहे थे, जिससे अंदाजा होता था कि ये इलाका बहुत सरसब्ज़ है और यहाँ के रहने वाले शजरकारी और गुलूकारी के शौकीन हैं। कैसी लगी हमारी रियासत? राजा साहब ने पूछा। बहुत खूबसूरत है, मैंने जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद हम खेड़ा महल पहुंच गए। पुरानी तर्ज का एक हसीन महल था, वसी और अरीज लान, जिसमें चारों तरफ दरख्त झूल रहे थे। सफेद पत्थरों से मुज़य्यन फर्श। हम लोग महल में दाखिल हो गए। मेरी क़यामगाह एक शानदार कमरे में बनाई गई थी। सब लोग मेरी पजीराई में लगे हुए थे। महल का माहौल बहुत खुशगवार था। आज आराम का दिन था, इसलिए कोई खास बात ना हुई, लेकिन रात के खाने पर राजा साहब ने अफसोस भरे लहजे में कहा, किन्नौर शंकर, मैं बदनसीब इंसान हूँ कि आपको अपना मेहमान बनाने के बावजूद ज्यादा वक्त आपके साथ ना गुजार सका। मैं नहीं समझा राजा साहब, एक जरूरी काम निकल आया है और मुझे इसके अंजाम दही के लिए काफी लंबा सफर करना है। राजा सिंह ने कहा, लंबा सफर? मगर कहाँ का? दूर दराज जाना है किन्नौर शंकर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्द वापस आ सकूं। रानी आशावती से इस मौजू पर बातचीत हो चुकी है। वो खुद मेरे जाने से मगमूम है, खास तौर से इस वक्त जब आप यहाँ आए हुए हैं। हमारा तो ख्याल था कि यहाँ बहुत से सैर तफरी के मंसूबे बनाएंगे, लेकिन बस इस तकदीर में जो होना है वही होता है। आप जब तक दिल चाहे यहाँ रहें। मैं जितनी जल्दी भी मुमकिन हो सका वापस आने की कोशिश करूंगा और वापस आने के बाद हम ये कसर पूरी कर देंगे। और अगर मेरा जाना बहुत जरूरी ना होता तो मैं कभी आपको इस तरह छोड़कर ना जाता। इसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन जाहिर है मजबूरियां इंसान को ऐसे कामों के लिए मजबूर कर देती हैं जिन्हें वो दिल से नहीं चाहता। मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप जा सकते हैं। रानी आशा, किन्नौर शंकर मेरे मेहमान हैं, मेरे खास मेहमान, और तुम जानती हो कि मेरे खास मेहमानों को किस तरह सैर तफरी कराई जाती है। उन्हें यहाँ कोई शिकायत ना हो। आशावती ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। तो आप कब चले जाएंगे यहाँ से? मैंने सवाल किया। बस ये हमारी आखिरी मुलाकात है किन्नौर शंकर, रात के किसी समय यहाँ से निकल जाऊंगा, राजा कर्ण सिंह ने कहा, और मैंने जवाबन गर्दन हिला दी।